था पिछली वीडियो में, उसी का नेक्स्ट पार्ट ये है। इसमें डिजिटल युग पढ़ेंगे। 1945 के बाद का जो समय है वो पढ़ेंगे। एनईएक कंप्यूटर, एनईएक का मतलब पूरा जो पहला कंप्यूटर है वो एनईएक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर में आता है। जो एनईएक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये एनईएक फर्स्ट है। 1945-46 में प्रेस पर एकर्ट और जॉन मार्शल द्वारा एनईएक कंप्यूटर को बनाया गया। एनईएक प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। डिजिटल कंप्यूटर पहला कौन सा था? एनईएक। इसमें वैक्यूम ट्यूब का देखो, सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से पूछे जाते हैं कि वैक्यूम ट्यूब का जो कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में है? प्रथम पीढ़ी में। आईसी कंप्यूटर कौन से में है? दूसरी पीढ़ी में। ऐसे। और जो अब कौन सी चल रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीढ़ी चल रही है। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। एनईएक कंप्यूटर का उपयोग अभियांत्रिकी शोध के लिए किया गया था। अब आ गया एडसेक कंप्यूटर। एडसेक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। 1947 में मॉरिस विल्किस इंग्लैंड। कंप्यूटर कोई ज्यादा पुरानी प्रोसेस नहीं है। हाँ, हालांकि जो डिजिटल कंप्यूटर नहीं था वो बहुत ही पुराना प्रोसेस था, लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर के इसको ज्यादा ये 100 साल भी इसको अभी तक नहीं हुए हैं बने हुए, तो ज्यादा पुराना प्रोसेस नहीं है। 1947 में मॉरिस विल्किस इंग्लैंड द्वारा एडसेक कंप्यूटर को विकसित किया गया। एडसेक कंप्यूटर पहला कंप्यूटर था जो संगणित प्रोग्राम को उपयोग कर सकता था। इसमें मेमोरी के लिए पारा विलंब मतलब जो पारा मरकरी था, विलंब लाइनों को तर्क के लिए व्युत्पन्न वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। मतलब अभी भी वैक्यूम ट्यूब पे ही काम कर रहे हैं। इसका उपयोग अभाज्य संख्याओं गणना के लिए किया गया था। अब आ गया एडवेक कंप्यूटर। एडवेक की एक बाय मिस्टेक है, एडवेक है, इंग्लिश में पढ़ सके EDVEC। एडवेक कंप्यूटर का पूर्ण नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। 1945 में जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा एडवेक कंप्यूटर को विकसित किया गया। यूनिवेक कंप्यूटर, यूनिवेक का पूर्ण नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1951 में प्रेस पर एकर्ट और जॉन मार्शल द्वारा, जिसने पहला करा था एनईएक जो वो किया था, उसके द्वारा ही यूनिवेक किया गया था। जॉन मार्शल यूनिवेक कंप्यूटर को विकसित किया गया इनपुट और आउटपुट के लिए। इसमें चुंबकीय, अब देखो वहां वैक्यूम तक था, यहाँ चुंबक टेप का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब देख कंप्यूटर की पीढ़ियां, अब इसमें डीपली हम इसमें पढ़ेंगे। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी थी 1945 से 55 तक, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1954 जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। वैक्यूम ट्यूब उच्च इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस होती है। वैक्यूम ट्यूब आकार में बड़ी होती है, जिसके कारण इस पीढ़ी कंप्यूटर का आकार बड़े होते हैं। मतलब आकार बड़े का मतलब ये नहीं कि 1 फुट 2 फुट का, एक एक कमरे में एक कंप्यूटर आता था। मतलब 10-10 15-15 फुट ऊंचाई और मतलब और 15-15 20-20 फुट चौड़ाई लंबाई, इतने बड़े बड़ा साइज कंप्यूटर का होता था, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। वैक्यूम ट्यूब का आकार बहुत ही बड़ा होता था। उनकी कार्य करने की जो क्षमता थी, वो गति थी, वो धीमी थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था। मैग्नेटिक ड्रम, इसमें जो स्टोरेज के लिए क्या था, मैग्नेटिक ड्रम इस्तेमाल होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अब iOS आईफोन के लिए आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड के लिए ऑक्सीजन OS और कंप्यूटर के लिए बायोस इस्तेमाल होता था। पहले बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम था, BOS था। भाषा मशीनी भाषा जो है, बाइनरी भाषा है, वही इस्तेमाल होती थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को उदाहरण है एनीवेक, एडवेक, यूनिवेक, एडसेक। मतलब यहाँ तक प्रथम कंप्यूटर। देखो ये लास्ट कंप्यूटर है यूनिवेक, इससे दूसरी पीढ़ी इस्तेमाल हो जाएगी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 64 तक का। इसमें स्विचिंग युक्ति क्या थी? ट्रांजिस्टर। पहले में क्या थी? वैक्यूम ट्यूब। इसमें क्या है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मतलब एक तरीके से आईसी का छोटा रूप। जैसे आईसी तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बहुत ही हाईली लेवल की हो जाएगी, लेकिन उसका छोटा रूप एक तरीके से आपको डायोड देखे होंगे आपने ट्रांसफॉर्मर में अंदर तार कसी हुई देखी होगी, वो ट्रांजिस्टर की तरह ही होता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में जॉन बाइडेन। देखो मैं ट्रांजिस्टर आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है जो जैसे ये है, ये छोटे छोटे, ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है। ये एक तरीके से ये छोटे छोटे आईसी का आईसी थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो जाएगा, ये थोड़ा कम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो जाएगा। मतलब पहले आईसी से पहले का प्रोसेस है जो ट्रांजिस्टर पे काम करता था कंप्यूटर। हम आ जाते हैं जहां हमने छोड़ा था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में जॉन बार्डेन, विलियम शॉकली एंड वाटर बेल्टन ने किया था। ट्रांजिस्टर का उपयोग कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया तथा तापमान भी कम हो गया। मतलब मैंने बताया था टेम्परेचर उसमें कमरा बड़ा तो टेम्परेचर बड़ी मशीन काम करेगी, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमी मतलब अर्ध विद्युत सुचालक होता है जो।
जिसमें कम विद्युत की आवश्यकता होती है। स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक टेप, इसमें मैग्नेटिक टेप था और पहले कौन था, मैग्नेटिक ड्रम था, यहाँ पर टेप इस्तेमाल होने लगे। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग एंड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबली भाषा, पहले मशीनी भाषा फिर असेंबली भाषा। अब इसको अभी भी बस मशीनी भाषा बोलते हैं, लेकिन बाइनरी कोड में आता है वो 0101, आपने देखा होगा बहुत सी जगह, तो कंप्यूटर की भाषा होती है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण सीडीसी 3600, सीडीसी 1604, पीडीपी 8, IBM 70 सीरीज, IBM 1400 सीरीज, ये मतलब IBM सीरीज है, इसमें 1400, 1401, 1402 ऐसे हो सकता है, IBM 70, 71, 72, 73 ऐसे हो सकता है। लेकिन याद रखना, इसमें पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कोई कंप्यूटर का नाम दे दिया, जैसे दे दिया एनीवेक एडवेक, ये कौन सी पीढ़ी के हैं, ध्यान रखना, पहली पीढ़ी का याद रखने के लिए आसानी बता दूं, इसमें कोई भी संख्या का इस्तेमाल नहीं किया गया कंप्यूटर के नाम में, वो प्रथम पीढ़ी। लेकिन 3600, 8, 70, 1400 द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर। तृतीय पीढ़ी में भी है, लेकिन उसमें लिमिटेड कंप्यूटर नाम है, इनको आप याद कर सकते हैं। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर है 1964 से 75 तक। इसके सचिव व्यक्ति मैंने बताया था, वो आईसी का छोटा रूप ट्रांजिस्टर, अब इसे आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी बोलते हैं जिसको हम। आईसी की फुल फॉर्म पूछ लेता है, इंटीग्रेटेड सर्किट पूछता है, कई बार पूछा गया है। आईसी का आविष्कार 1958 के जैक किल्बी और रॉबर्ट नाइसी द्वारा किया गया। आईसी को सिलिकॉन से बनाया जाता है, सिलिकॉन एक तत्व है, उससे बनाया जाता है। सिलिकॉन के टुकड़े पर कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर लगाकर आईसी को बनाया जाता है। स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक कोर है, इसमें मैग्नेटिक का इस्तेमाल होने लग गया। ऑपरेटिंग सिस्टम रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो अब चल रहा है इस कंप्यूटर, इसी से प्रेरित कंप्यूटर चल रहा है। भारतीय भाषा जो उच्च स्तरीय भाषा है, फोर्ट्रॉन कोबोल भाषा। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण IBM 360, IBM 370, वहां IBM 70 तक था बस, 70 सीरीज, 71, 72, 73, IBM 370, PDP 11, देखो वहां पे PDP था 8 तक, वहां 11 आ गया। IBM 168, देखो वहां IBM है 70, यहाँ 168, और यहाँ 1400 है, यहाँ 168, TDC 116, LCL 1900 और वेक्स 750। LCL और 1900 और वेक्स 750, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। 100% यहाँ से क्वेश्चन एक न एक अटकता है। अब आगे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर में क्या क्या बदलाव हो गए थे, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर आ गए। इसका समय होने वाला है 1975, समय भी पूछ लेता है, 1975 से 1989 तक। स्विचिंग व्यक्ति VLSI सर्किट है, जो हम VLSI बोलते हैं, जो कैसेट देखी होगी आपने वो। VLSI का पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। VLSI एक सिलिकॉन चिप, एक कई लाख ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। सिलिकॉन चिप को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। माइक्रोचिप का उपयोग करने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो माने छोटा। स्टोरेज डिवाइस सेमीकंडक्टर मेमोरी, जो वहां पे सेमीकंडक्टर इस्तेमाल हो, वो उसका बड़ा रूप यहाँ आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग, रियल टाइम वर्क नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यही ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे ही प्रेरित, और इससे प्रेरित पांचवी पीढ़ी में आ जाएगा। भाषा होगी उच्च स्तरीय भाषा, APL, SQL, VB, ये भाषा भी पूछी जाती है। चौथी पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर PC की शुरुआत हुई, जो अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चौथी पीढ़ी की देन है। चौथी पीढ़ी में LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, जो हम एक निश्चित ऑफिस में जो नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे वाईफाई का इस्तेमाल सिर्फ हम ऑफिस तक कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल नेटवर्क है, जो सिम का नेटवर्क है, उसका हम बड़े एरिया में कर सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क आ जाएगा, WAN में आ जाएगा। चौथी पीढ़ी में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर है Cray1, Cray10, MP, DC10, स्टार 1000 आदि। अब पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आ गए 1989 से वर्तमान तक। मैंने बताया था चौथी पीढ़ी के बाद पांचवी पीढ़ी चल रही है। छठी पीढ़ी आएगी, अब पता नहीं, अभी आ जाए बाद में आए, लेकिन अभी तक पांचवी पीढ़ी ही चल रही है। 1989 वर्तमान समय। स्विचिंग युक्ति ULSI सर्किट। लेकिन अब इसमें एक सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हिंदी में बोलते हैं उसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं आपको समझा दूं सीधे तौर पर, जिसमें जो इस कंप्यूटर की बुद्धि मनुष्य की तरह प्रोसेस करने लग गई। जैसे कंप्यूटर में आपने एक कुछ भी सोच लिया और उसमें आपने प्रॉम्प्ट डाल दिया, उसमें आ जाएगा कि 2 कान होने चाहिए, एक पूंछ होनी चाहिए, और तो वो बना के दे देगा कि मुड़ी हुई पूंछ है, कुत्ता बना के दे देगा कंप्यूटर। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसान की तरह काम करने लगे, इंसान की तरह नहीं, इंसान के प्रॉपर इंसान की तरह नहीं, लगभग इंसान की तरह। समय 1989 से वर्तमान समय तक VLSI सर्किट इस्तेमाल होने लगा। VLSI का पूर्ण नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, मतलब एक ही सर्किट में बहुत बड़ा लार्ज इंटीग्रेशन कर दिया है।
स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल डिस्क में कैसेट आती है, हार्ड डिस्क आती है, रैम रोम ये सारी आती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है आर्टिफिशियल, इसमें बायोस वगैरह आ जाती है, विंडो 1, विंडो 2, विंडो 7, विंडो 8, विंडो एक्सपी, विंडो 10, ये सारी जो विंडोज वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आती है। पांचवी पीढ़ी में पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। पैरेलल मतलब एक साथ 100 प्रोसेसिंग कर सकता है कंप्यूटर, ये पांचवी पीढ़ी। और पांचवी पीढ़ी में तर्क करने की क्षमता आ गई है, निर्णय लेने की क्षमता पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में सबसे ज्यादा। मैंने बताया था दिमाग, मनुष्य दिमाग की होड़ करने लग गया, लेकिन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। पांच पीढ़ी को उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नोटबुक, नोटबुक कहते हैं आईपैड वगैरह को, अल्ट्रा बुक कंप्यूटर, पॉकेट कंप्यूटर, पॉकेट कंप्यूटर में, पॉकेट कंप्यूटर का मतलब फोन, ज्यादातर फोन ही होता है पॉकेट कंप्यूटर। ये पांच पीढ़ी की देन। आपने देखा होगा 1900 जो इंडिया इसमें दिखाया गया 1989 में इसका लॉन्च हुआ है। 1989 से पहले फोन का इस्तेमाल भी नहीं होता था। फोन का मतलब जो डिजिटल फोन, ये एंड्रॉइड है, टच टच फोन है। हालांकि वायरलेस का इस्तेमाल होने लग गया था, लेकिन फोन फोन तो लॉन्च नहीं हुआ था। अब आगे, अब हम ये कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में मैं आपको एक बार मोटे तौर पे बता दूं, इनपुट डिवाइसेस क्या है और आउटपुट डिवाइसेस क्या है। इनपुट डिवाइसेस वो है जिनसे हम सूचनाएं, कोई भी सूचना, कोई भी तथ्य, कोई भी फैक्ट हम कंप्यूटर में अंदर डालते हैं। इनका मतलब अंदर, पुट मान रखना, अंदर डालना, जो भी सूचना अंदर डालते हैं वो इनपुट में आएंगी। और अगर हम कोई सूचना या कोई भी तथ्य या आंकड़े हम वापस ले रहे हैं कंप्यूटर से, वो आउटपुट में आ जाएंगे। जैसे हमने कोई आवाज रिकॉर्ड की, हम आवाज को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में अंदर भेज रहे हैं, और हमें अब कंप्यूटर में आवाज रिकॉर्ड करके साथ उसका रिमिक्स वगैरह का कार्य किया, फिर हम उसको स्पीकर से सुन रहे हैं, वो आउटपुट में आ जाएगा। हम सीधे से समझे, हमने कोई फोटोकॉपी निकलवानी किसी चीज की, मार्कशीट की, 10th की मार्कशीट की हमने फोटोकॉपी निकलवानी है, तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, या तो मोबाइल से प्रिंट देंगे या फिर हम प्रिंटर में उसको रख देंगे। जो प्रिंट में रख रहे हैं, जो स्कैन कर रहे हैं, ये तो आ गया इनपुट में। वो इनपुट में वो कंप्यूटर में प्रोसेस करेगा, उसकी कॉपी बनाएगी और उसको हम आउटपुट, प्रिंटर से नीचे से निकल के आएगा, वो हो गया आउटपुट। ऐसे ही और भी चीजें हो सकती हैं। हमने कोई आंकड़ा मेमोरी में सेव कर रखा है, वो अगर हम मेमोरी पेन ड्राइव लगा रहे हैं, वो इनपुट में आ जाएगा, और उसको हम स्क्रीन में देख रहे हैं, वीडियो फिल्म कोई भी है, वो आउटपुट हो जाएगा। आवाज स्पीकर से आ रही, वो आउटपुट हो जाएगा। जो हमें जो हम देख सकते हैं या फिर हम फील कर सकते हैं और वापस बाहर आ रही है, उसको हम आउटपुट बोलेंगे। अब देखो इनपुट डिवाइसेस, सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस पे चर्चा करेंगे। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होने वाले हैं। इनपुट डिवाइसेस उपयोगकर्ता द्वारा डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट मतलब एंट्री अंदर कराने के लिए जिन डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, इनपुट डिवाइस कहा जाता है। उपयोगकर्ता के निर्देशों को कंप्यूटर को समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिन युक्तियों का उपयोग किया जाता है, उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इनपुट डिवाइस के प्रकार कैसे, टाइपिंग डिवाइस, कीबोर्ड है। फाइटिंग डिवाइस, फाइटिंग मतलब कोई भी इसमें क्रिया गतिविधि करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक, हम पबजी वगैरह खेलते हैं उसमें जॉयस्टिक का काम आता है, टच स्क्रीन, स्टाइलस, ये सेम ऐसे है। लाइट पेन जो आपने देखा होगा, नोट सीरीज के जो फोन आते हैं उनमें एक पेन टका हुआ होता है नीचे की तरफ, उन वो लाइट पेन बोलते हैं। स्कैनिंग डिवाइसेस, स्कैनर, बायोमेट्रिक मशीन, स्कैनर अभी ज्यादातर प्रिंटर में ही कंबाइंड होकर लगे, एक बायोमेट्रिक मशीन जिसमें फिंगरप्रिंट लगाते हैं। मीडिया इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन मतलब जो माइक जिसमें एक आवाज बोलते हैं। वेब कैम मतलब जो इसका कैमरा है, जैसे लैपटॉप या फिर मोबाइल में कैमरा, वो। ग्राफिक्स, हम ग्राफिक्स इसमें एंटर कर सकते हैं। टैबलेट, ये भी इसमें आते हैं, लेकिन ये पूर्णतः हम इनको इनपुट डिवाइसेस में नहीं मान सकते, लेकिन इनसे भी हम काम ले सकते हैं इनपुट का। ऑप्टिकल रिकॉग्नाइज डिवाइसेस, ऑप्टिकल रिकॉग्नाइज आपको सीधे से समझा दूं, जिसमें कोई फिक्स कोड होता है और उसको रिकॉग्नाइज करके कोई बहुत बड़ा डाटा खुल जाता है, जैसे ओसीआर। ऑप्टिकल ऑप्टिकल जो सारे हैं उनमें ज्यादातर ओसीआर या सीआर का इस्तेमाल हो जाए। बीसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, क्यूआर कोड में हम किसी भी क्यूआर को स्कैन करके उसके पूरी डाटा निकाल सकते हैं, जैसे आधार कार्ड का क्यूआर स्कैन किया, एडमिट कार्ड का क्यूआर स्कैन किया। माइक्रो कोड का इस्तेमाल ज्यादातर, माइक्रो कोड का इस्तेमाल बैंकिंग कामों में किया जाता है, और ओसीआर का इस्तेमाल चेक में किया जाता है ज्यादातर, और ओएमआर का इस्तेमाल परीक्षा से संबंधित काम किया जाता है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस मतलब वॉइस जो रिकॉग्नाइजमेंट पहचानने वाला डिवाइस। कार्ड रीडर, कार्ड रीडर जिसमें हम मेमोरी कार्ड लगा के पहले चिप भरवाते थे, गाने भरवाते थे, फिल्म भरवाते थे, कार्ड में लगा मेमोरी कार्ड, वो कार्ड रीडर है। अब फर्स्ट में कीबोर्ड की चर्चा करते हैं। हमारे जो इंडिया में जो कीबोर्ड चलता है उसको बोलते हैं क्यूआरटी कीबोर्ड।
QWERTY क्यों बोलते हैं उसको समझने के लिए हम एक बार कीबोर्ड का फोटो देख लेते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए इसमें ऐड किया था। अब इस कीबोर्ड में आप दिमाग लगाइए QWERTY कीबोर्ड क्यों बोलते हैं। अगर आप नहीं लगा पा रहे तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए बता दो, QWERTY की QWERTY मतलब QWERTY, फर्स्ट लेटर की वजह से ही इसको QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं। हाँ, अदर कंट्री में QWERTY कीबोर्ड के साथ और भी ZMRI बहुत से मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत से कीबोर्ड इस्तेमाल होते हैं। इंडिया में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली जो कीबोर्ड इस्तेमाल होता है, जो अपने फोन में आप अपना कीबोर्ड खोल के देखिए, उसमें भी QWERTY ही आएगा, QWERTY QWERTY इस्तेमाल होता है। इसको QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं। इसको कीबोर्ड बोलते हैं। इसमें बहुत सी चीजें हैं, इसमें आप माउस के सारे काम कर सकते हैं। अगर चाहे तो कीबोर्ड से गेमिंग भी कर सकते हैं, आपके माउस के और भी जो भी काम है वो कर सकते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में क्रिस्टोफर लेथम सोल्स द्वारा किया गया था। जो ये कीबोर्ड इससे पहले 1868 से पहले कीबोर्ड नहीं था। कीबोर्ड की एक कीबोर्ड एनकोडर होता है जो इसकी किसी कुंजी को दबाने पर डाटा को 8 बिट के कोड में बदलने की कार्य करता है। मैंने बताया था बाइनरी जो डाटा है, बाइनरी जो इसकी भाषा है, जो कंप्यूटर की मशीनी भाषा है, वो बाइनरी कोड है, वो 8 बिट, ये बिट वगैरह सारी ही कंप्यूटर की भाषा है। QWERTY कीबोर्ड में 104 कुंजियां होती हैं। आपको बता दूं, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्योंकि फिक्स नहीं है कि किसी कीबोर्ड में 104 कुंजी हो, 104 बटन हो। बहुत सी कंपनी के जो लैपटॉप या पीसी होते हैं उनमें एक दो गेमिंग वगैरह की वजह से की एक्स्ट्रा दे दी जाती है, तो 104 कुंजी फिक्स नहीं है। कीबोर्ड की ऊपर की प्रथम कुंजी ESC की होती है, जिसको एस्केप की भी बोलते हैं। कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी स्पेस बार की होती है, जो नीचे नीचे होता है, जिससे हम फिल्म रोकने और चालू करने का काम करते हैं, किसी चीज में स्पेस देने का काम करते हैं। कीबोर्ड की विभिन्न कुंजियों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जाता है। फंक्शन कुंजी में F से स्टार्ट होती है ज्यादातर। फंक्शन कुंजियों को प्रोग्राम में बदलते अपना कार्य बदल देती हैं। कुल फंक्शन कुंजियां 12 होती हैं, F1 से F12 तक। किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर में आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर होती है, एस्केप के ESC जो की है उसके बगल में। फिर आती है वर्णमाला कुंजी, जिसमें अल्फाबेट होते हैं 26 A से और Z तक। फिर आती है संख्यात्मक कुंजियां 0 से 9 तक। बहुत से लैपटॉप में मैंने बताया था अभी, लैपटॉप में 104 कुंजी फिक्स नहीं। बहुत से कंप्यूटर में सीधा हाथ साइड गणित की जो संख्या न्यूमेरिक कीज है वो अलग होंगी, और इंग्लिश जो लेटर्स हैं उनको ऊपर अलग होंगी। तो कुल ये कितनी होंगी, 0 से 9 तक की होंगी, और जिन पर प्लस माइनस स्टार @ हैश डॉलर और ये मुद्रा का निशान स्लैश प्रतिशत विभिन्न सिंबल भी बने होते हैं। न्यूमेरिकल की पर एरो सिंबल भी बने होते हैं, न्यूमेरिकल की पे एरो सिंबल भी बनते हैं इधर उधर हिलाने डुलाने के लिए। न्यूमेरिकल की 2 पर डाउन एरो होता है, न्यूमेरिकल 4 पर लेफ्ट एरो होता है, न्यूमेरिकल 6 पर राइट एरो होता है, न्यूमेरिकल 8 पर अप एरो। ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये जरूर नहीं कि हर कीबोर्ड पे अप्लाई हो। ये कीबोर्ड के बारे में सामान्य सी जानकारी है, इसको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। विशेष कुंजियां, स्पेशल कुंजी कौन कौन सी है? विशेष स्पेशल कुंजियों को विशेष कार्य के लिए, विशेष कुंजी है तो विशेष कार्य के लिए होगी। स्लीप की, जिसमें कंप्यूटर को स्लीप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पावर की, पावर ऑफ ऑन करने के लिए। पॉज ब्रेक की, वो स्पेस काम करती है। पावर की, दोबारा इसने पावर की दे दी। विंडो की, विंडो खोलने के लिए। पावर स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन की, जो कंट्रोल और पीक से इस्तेमाल होती है। अब आ जाए टॉगल की, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। ये स्क्रॉल नहीं, स्क्रॉल लॉक है। स्क्रॉल लॉक कर देंगे तो आपको किसी भी चीज को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। नंबर लॉक, जो नंबर अगर नंबर लॉक लगा दे, नंबर लॉक लगा दे तो आपको कोई भी नंबर की काम नहीं करेगी। कैप्स लॉक में आपकी सारी समस्त की है जो वर्क करना छोड़ देंगी। कर्सर मूवमेंट कुंजियां, एरो की, नेविगेशन की, एंड होम पेज, पेज डाउन, टैब, स्पेस बार, कॉम्बिनेशन की, कंट्रोल शिफ्ट ऑल, ये सारी की है, ये आपकी कीबोर्ड से संबंधित। फैक्ट, किसी भी मेनू को सिलेक्ट करने के लिए एल्ट का उपयोग किया जाता है। किसी भी आप मेनू को सिलेक्ट करोगे तो एल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कर्सर को स्क्रीन से हटाने के लिए भी एल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब माउस आ जाता है, जिससे मैं अब इस कर्सर को इधर उधर कर रहा हूँ, ये माउस में ही होगा। माउस एक पॉइंटिंग तथा ड्रॉ डिवाइस है। माउस का आविष्कार 1968 में डगलस एंजल बर्टन और रेने सोमेर द्वारा किया। मैंने बताया था जो माउस से पहले कीबोर्ड लॉन्च हुआ था वो 1800 कुछ का बात है, 1868 की, और ये है 1968 की, मतलब 100 साल बाद माउस लॉन्च हुआ था। पहला माउस लकड़ी का बनाया गया था। माउस में 3 बटन होते हैं, बायां दायां और स्क्रॉल व्हील।
जो लेटेस्ट माउस है इसमें ये होते हैं। बाया क्लिक, बाया मतलब उल्टा हाथ साइड क्लिक, डबल क्लिक ड्रैग करने के लिए उपयोगी है। दाया बटन फाइल फोल्डर और प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए, न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्क्रॉल के किसी भी चीज को ऊपर नीचे करने के लिए, टेक्स्ट को ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल किया। माउस के कार्य क्या है, डबल क्लिक किसी फाइल फोल्डर खोलने के लिए डबल क्लिक किया जाता है। लेफ्ट बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी भी चीज को आप सिलेक्ट करके उसको दबाए रखें और दूसरी जगह आपको ड्रॉप कर सकते हैं। ये ड्रॉप करने के कॉपी पेस्ट में काम आता है और किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने में काम आता है। माउस के प्रकार, मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल कर्सर कंट्रोल करने के लिए बाल का उपयोग किया जाता है जिसमें नीचे बॉल लगी होती है जिसमें लाइट जलती रहती है। अब तो लाइट का इस्तेमाल होता है, पहले बॉल का, अभी लेजर बोलते हैं इस लाइट को। फिर ऑप्टिकल माउस जो अब इस्तेमाल हो, इसमें कंट्रोल करने के लिए प्रकाश डायोड और सेंसर का उपयोग किया जाता है। जो अब फिलहाल माउस जो लेटेस्ट माउस आता है उसमें ऑप्टिकल माउस ही बोला जाता है। नीचे की तरह उत्सर्जित होता है जिससे परावर्तन के आधार पर ऑब्जेक्ट की दूरी तथा दिशा गति तय करता है। वायरलेस माउस जिस माउस में तार का इस्तेमाल नहीं किया जाता वायरलेस माउस कहलाता है। ये ऑप्टिकल माउस का ही एक प्रकार, इसमें भी ऑप्टिकल पे ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या है कि जो वायर नहीं होता तो वायर लेस कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल होता है। अब जॉयस्टिक आ जाते हैं। जॉयस्टिक जो आप ज्यादातर गेमिंग वगैरह पबजी वगैरह खेलते हैं उनको जॉयस्टिक के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, बॉल की तरह छड़ लगी होती है जिसको जैसे गियर होता है गाड़ी में, इसी तरह एक छोटी छड़ होती है। इसका उपयोग मल्टीमीडिया गेम, सिमुलेटर प्रशिक्षित में, सिमुलेटर गेम जैसे ज्यादा 3D गेम होते हैं इस्तेमाल होता है। जॉयस्टिक सभी दिशाओं में काम करते हैं, दिशाओं नहीं दिशाएं हैं। आप उसको ऊपर ले जाएंगे, कोई भी चीज ऊपर जाएगी, नीचे ले जाओगे नीचे। ये जॉयस्टिक मोबाइल से संबंधित है और ये कंप्यूटर में आप इसको फिजिकली भी लगा सकते हैं। अब आती है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल सेम ऐसे काम करती है जैसे माउस का व्हील, लेकिन ये ट्रैक बॉल चारों तरफ काम करते हैं, माउस का व्हील ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए काम करता है। ये भी एक पॉइंटिंग माउस की तरह एक रबड़ की बॉल होती है और सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। रबड़ बॉल को नीचे न होकर ऊपर होती है। ट्रैक बॉल का उपयोग मुख्य सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड स्कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। प्रकाशीय पेन, लाइट पेन बोलते हैं जिसको, इसमें संवेदी उपकरण है जिसका उपयोग ग्राफिक्स कार्यों में किया जाता है। प्रकाशीय पेन में लाइट सेंसिटिव डायोड लगा होता है जिसका विजुअल यूनिट कनेक्ट होता है। ये डिस्प्ले से कनेक्ट होता है। इसको सामने जैसे कोई क्लास ले रहा है, कोई बड़ा कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई पुलिस कंट्रोल रूम है और साइबर क्राइम का अड्डा है, तो उनमें इस ज्यादातर प्रकाशीय लाइट पेन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसमें डाटा चित्र कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। मैंने बताया था स्कैनर ज्यादातर प्रिंटर में ही जो इंटीग्रेटेड होकर आता है। स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित कर देता है। स्कैनर तस्वीर और रेखाचित्र को डिजिटल चित्र में परिवर्तित कर देता है। स्कैनर के प्रकार के कितने प्रकार है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें आवाज स्लो कर ली है। हैंड होल्ड स्कैनर, इसका उपयोग छोटे साइज के इमेज को स्कैन करके किया जाता है। हैंड होल्ड में मोबाइल भी आ जाता है। फ्लैट बेड स्कैनर, इसमें स्कैनर पूरे दस्तावेज को एक साथ स्कैन करता है। स्कैनर सीसीडी चार्ज कपल्ड डिवाइस तकनीक द्वारा, इसमें प्रिंटर में ये इस्तेमाल होता है। ड्रम स्कैनर, ये प्रिंटर का प्रकार है इसलिए ड्रम है, और स्लाइड भी कंप्यूटर का प्रकार, ये भी स्कैनर का ही प्रकार। ये जैसे प्रिंटर का दो प्रकार है तो प्रिंटर दो तरीके से ही स्कैन करेगा, इसलिए प्रिंटर के हिसाब से स्कैनर का प्रकार बना दे। ऑप्टिकल रिकॉग्नाइज डिवाइस, ये क्या होता है, आप देखते हैं मॉल या कहीं भी आप बिलिंग करवाओगे तो वहां पे एक लाल सी लाइट फेंकने वाला एक हथियार होता है, उसको ऑप्टिकल रीडर बोलते हैं। वो आपको क्यूआर स्कैन करता है और आपकी बिल बना देता है। ऑप्टिकल रिकॉग्नाइज डिवाइस लाइट का उपयोग करके अक्षरों और टेक्स्ट को रीड कर कंप्यूटर में इनपुट करता है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओसीआर का उपयोग लिखित डाटा को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है। ओसीआर दस्तावेज जो अपन करते हैं, क्लियर स्कैनर, कैम स्कैनर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जब पीडीएफ बनाते हैं फोन से, वो इस ओसीआर में ही आता है। वीसीआर, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको आप थोड़ी हल्के में बना ले, थोड़ा सा सीरियस ले। वीसीआर बार कोड रीडर होता है। जो भी बार कोड होता है, आधार कार्ड या कोई आपका एडमिट कार्ड है या फिर कोई आपका प्रोडक्ट है, उस बार कोड उसको स्कैन करते हैं, वो वीसीआर में ही आता है। बार कोड में विभिन्न चौड़ाई की काली पट्टियां होती हैं जिसकी दो पट्टियों के बीच दूर के हिस्से में लगभग सूचनाएं निहित होती हैं। सूचनाओं बार कोड रीडर की सहायता से पढ़ा जाता है। बार कोड मॉल, लाइब्रेरी आदि में लेबल लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। मैंने बताया था लेबल ही है। माइक्रो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आप किसी भी चेक पे देखोगे, चेक रहता है बैंक का, उसमें MICR का इस्तेमाल होता है, उसमें मैग्नेटिक इंक है जो उससे वो बना होता है। इसको भी चुंबकीय सहायता से तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए कहा जाता है। माइक्रो कोड 9 अंक के होता है, ज्यादा बैंक से रिलेटेड ही है। OMR, इसका उपयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किया जाता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉम्बिनेशन वर्क करता है। हार्डवेयर हो जाएगा OMR जो आप जो हाथ में ले सकते हो उस कॉपी को, वो हार्डवेयर हो जाएगा, और जिसको रीड करेगा सॉफ्टवेयर हो जाएगा। क्यूआर कोड क्विक रेस्पॉन्स कोड है। ये क्यूआर कोड
ये बीसीआर का ही लेटेस्ट रूप है। इसमें क्यूआर कोड थोड़े थोड़े डॉट होते हैं और इसको चौकुटा बनाया जाता है, जहाँ डॉट होता है स्कैन करते हैं इसको, कोई आधार वगैरह में होता है ये। अब आ जाता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन बोलते हैं माइक, माइक्रोफोन का ही शॉर्ट नेम कह देते हैं MIC। माइक है जो माइक का, ये माइक्रोफोन का ही शॉर्ट फॉर्म है MIC। माइक्रोफोन एक इनपुट उपकरण जो ध्वनि को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर को प्रेषित करता है। माइक्रोफोन को ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है क्योंकि एक संकेत को दूसरे संकेत में परिवर्तित करता है। अब वेबकैम, कंप्यूटर में इंटरनेट के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फोटो क्लिक करने के लिए वेबकैम का इस्तेमाल किया। वेबकैम मतलब कैमरे को बोलते हैं, सीधा सी भाषा, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वेबकैम कैमरे को बोलते हैं। डिजिटाइजर, डिजिटाइजिंग टैबलेट एक ड्राइविंग डिजिटाइजर सतह होती है जिसपे पेन चलाते हैं, कंप्यूटर में संकेत चलते रहते हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर क्लास लेते हैं, बड़े रूम में क्लास लेते हैं, डिजिटल बोर्ड ऊपर लगा हुआ होता है और कोई भी प्रोफेसर या लेक्चरर है वो नीचे अपने पेन से टेबल पे लिखता रहता है, वो डिजिटाइजर है। इस सहायता से ग्राफ का निर्माण भी किया जा सकता है, इसके लिए ग्राफिक टैबलेट भी कहा जाता है इसे। अब डिजिटल कैमरा, कंप्यूटर के साथ साथ डिजिटल कैमरा को जोड़कर इनपुट डिवाइस, ये वेबकैम से ही रिलेटेड है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, इसका उपयोग डाटा सूचना को बोलकर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, जैसे गूगल असिस्टेंट है सिरी है, है सिरी बोलते ही मेरे है सिरी खुल जाता है। ये सब ये डिजिटल रिकॉग्निशन वाला सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में आउटपुट लिखते हुए साधन जिनकी सहायता से कंप्यूटर उपयोगकर्ता प्राप्त आंकड़ों, सूचनाओं, निर्देशों आदि के प्रोसेसिंग के पश्चात उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करता है। ये युक्तियां 0, 1 तथा 1 बिट की कंप्यूटर की भाषा को मानवीय भाषा में अनुवादित का परिणाम प्रदर्शित करते हैं। मैंने बताया कंप्यूटर की भाषा है बाइनरी और बाइनरी में आती है 0 तथा 1 बिट, दो ही है, सिर्फ 0 और 1 को याद कर लेना, बाइनरी में आते हैं। प्रोसेसर, आउटपुट डिवाइस, उपयोगकर्ता। देखो आउटपुट से रिलेटेड प्रोसेसर या कंप्यूटर, इससे पहले जो हुआ इनपुट वगैरह वो तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट डिवाइस में वो निकल के आएगा बाहर, उपयोगकर्ता, फिर हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। मॉनिटर, उपयोगकर्ता मॉनिटर द्वारा कंप्यूटर में अंतरक्रिया करता है, जैसे मॉनिटर में ही हम ये काम कर रहे हैं। मॉनिटर मतलब स्क्रीन, आपको मैं समझा दूं, आपको इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ठीक से समझ लेंगे। ये आ गया मॉनिटर, ये कोई भी स्क्रीन, अभी लेटेस्ट है, पहले मोटी मोटी सी टीवी बोलते थे हम उनको, टीवी। ये सारे क्या है मॉनिटर में, इसमें लिखा भी हुआ है एलईडी मॉनिटर, ये डिजिटल मॉनिटर है बिल्कुल लेटेस्ट। ये हो गया कीबोर्ड और ये हो गया प्रिंटर, इसी में स्कैनर भी आता है आजकल। ये प्रिंटर के प्रकार में, अभी प्रिंटर के प्रकार वाला टॉपिक आने वाला है, उसमें इसको समझाऊंगा अच्छे से। एक माइक्रोफोन, ये आ गया हम इसमें मॉनिटर। मॉनिटर कंप्यूटर पर किए गए वाले प्रत्येक कार्य को सूचना देकर वो कंप्यूटर उपयोगकर्ता को के बीच संबंध स्थापित करता है। मॉनिटर को वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट फुल फॉर्म पूछ सकता है, वैसे सभी को पता है, जब विजुअल आ जाएगा वो मॉनिटर कहते हैं उसको। मॉनिटर का आविष्कार 1897 में कार्ल फर्डिनांड ब्राउन ने किया। ये इसका जो आविष्कार करता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस में काउंट होता है। मॉनिटर के प्रकार, डिस्प्ले के आधार पर मोनोक्रोम मॉनिटर, ये मॉनिटर ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले प्रदर्शित करता है जो पहले इस्तेमाल होता है। कलर मॉनिटर, इस मॉनिटर आरजीबी से आप समझ जाएंगे, आर से रेड, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, जो मुख्य कलर होते हैं, यही हमारे मुख्य कलर होते हैं। इसको आरजीबी तकनीक उपयोग किया जाता है, जिसमें मूलतः 3 रंग लाल, हरा और नीला, मैंने बताया रेड, ग्रीन और ब्लू का उपयोग किया जाता है। आरजीबी से ही सारे कलर बने हैं जैसे साइंस मानती है। तकनीक संरचना के आधार पर सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी की फुल फॉर्म है सीआरटी, ये इंग्लिश में आप करेंगे सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर में कैथोड रे पिक्चर ट्यूब होती है, इसका स्क्रीन फास्फोरस लेप युक्त होती है। कैथोड, देखो आपने पहले टीवी देखी होंगी, उनमें क्या है कि लाइट जाने के बाद में वो थोड़ी देर तक जलती रहती थी, हालांकि उस पर ग्राफिक्स नहीं आते थे, आपको ऐसी प्रतीत होती है वो जल रही है, वो फास्फोरस ही होता है, वो थोड़ी देर तक रिफ्लेक्शन देता रहता है। कैथोड ट्यूब में इलेक्ट्रॉन निकलकर जब स्क्रीन पर गिरते हैं तो स्क्रीन में स्थान पर चमकने लगता है। एफपीडी फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जो मॉनिटर एफपीडी मॉनिटर है, आवेशित रसायनों और गैसों को कांच की प्लेटों में मध्य संयोजित किया जाता है। एफपीडी मॉनिटर अत्यधिक चपटे, वजन में हल्के तथा कम विद्युत खपत वाले, जो एलईडी में भी इस्तेमाल हो, तो एफपीडी में से ही बना है। एफपीडी में मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्रिस्टल इसमें पानी भरा हुआ होता है, क्रिस्टल वाला। एलपीडी गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, इसमें भी लिक्विड भरा हुआ होता है। ईएलईडी इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले,
जीपीडी ईएलईडी मॉनिटर का रिजोल्यूशन एलसीडी मॉनिटर से अधिक होता है। मतलब रिजोल्यूशन मतलब क्वालिटी, जो ग्राफिक्स क्वालिटी है। महत्वपूर्ण बिंदु, पिक्सल गुणवत्ता मापने की सबसे छोटी इकाई पिक्सल होती है। पिक्सल मतलब कोई भी चीज, फोटो वीडियो की गुणवत्ता मापने की पिक्सल में क्या है, कितना मेगा पिक्सल, मेगा मतलब 1000 पिक्सल, तो एक पिक्सल। स्क्रीन पर कोई भी आकृति छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, जिसे पिक्सल कहते हैं। आपको मैं पिक्सल यहीं पे समझा दूं, ज्यादा दूर जाने की नहीं जरूरत। आप, अब मैंने जूम करके ये आपको फोटो दिखा दिया। अब इसमें छोटे छोटे पिक्सल हो गए। ये अब मैं आपको इसको और जूम करके दिखाऊं तो और पिक्सल आ जाएंगे छोटे छोटे। और जूम करके दिखाऊं तो ये छोटे छोटे पिक्सल आपको दिख रहे होंगे। लेकिन हम अब इसको दूर देखें तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये ऐसे छोटे छोटे चीजों से बन के बना, मिलके बना है। तो कोई भी जो आकृति है वो पिक्सल से मिलके बनी होती है। स्क्रीन पर कोई भी आकृति छोटे छोटे बिंदु, गुणवत्ता को डॉट पर इंच डीपीआई में मापा जाता है। डीपीआई, आप फोटो से रिलेटेड काम करते होंगे, ये मित्र वाला से डीपीआई कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डीपीआई ये भी क्वालिटी से संबंधित है। डॉट जितने नजदीक होंगे चित्र की गुणवत्ता उतनी अधिक होगी। जितनी गहराई से बने डॉट होंगे वो इतनी गुणवत्ता अधिक अच्छी होगी और रेजोल्यूशन अच्छा होगा। रेजोल्यूशन पिक्सल के ग्रुप को रेजोल्यूशन कहा जाता है। जिसमें पिक्सल की संख्या अधिक होगी तो उसकी गुणवत्ता अधिक होगी। मैंने अभी समझा। बिट मैपिंग टेक्स्ट और ग्राफिक को एक साथ शो करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसे बिट मैपिंग कहा जाता है। डॉट पिच, पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच द्वारा बताया जाता है। मापने की इकाई एमएम होती है। भाई एमएम सबसे छोटी इकाई लंबाई की, तो उसको उसी में मापा जाता है। प्रिंटर, हार्ड कॉपी या स्थायी प्रति प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर बताने की, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। प्रिंटर आउटपुट को कागज पर छापकर प्रस्तुत करता है। जैसे फोटो निकालते हैं वहां कॉपी निकालते हैं। प्रिंटर के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिंटर क्षमता का आधार पर कैरेक्टर प्रिंटर, ये प्रिंटर एक बार में केवल एक अक्षर प्रिंट करता है। इसकी स्पीड सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकंड होती है। लाइन प्रिंटर, ये प्रिंटर एक बार एक लाइन प्रिंट करते हैं। इसमें स्पीड एलपीएम, लाइन पर मिनट होती है। एलपीएम सीपीएस, उसमें सेकंड हो गए, इसमें मिनट हो गए। इसका उपयोग मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर की क्षमता कार्य को लिए किया जाता है। ये प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ये एक बार में एक पेज प्रिंट करता है। इसकी स्पीड पीपीएम होती है, पेज पर मिनट होती है। प्रिंट करने के लिए तकनीक का आधार, इम्पैक्ट। ये अब यहाँ पे प्रिंटर के प्रकार शुरू हो गए एक तरीके से, आधार, तकनीक का आधार पर जो प्रिंटर के प्रकार। इम्पैक्ट, प्रिंटर में इस प्रिंटर धातु का प्रिंट हेड स्याही के रिबन पर प्रहार करता है। रिबन के नीचे में कागज रखा जाता है जिस पर प्रिंट होता है, वह प्रिंट हेड द्वारा प्रहार किया जाता है और प्रिंट हेड पर उस समय उपस्थित कैरेक्टर कागज पर प्रिंट हो जाते हैं। जो न्यूज़पेपर छापने में इम्पैक्ट प्रिंटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यह प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर है। ये प्रिंटर हेड के अनेक पिनों का मैट्रिक्स होता है। प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर प्रहार में एक बिंदु बनता है। अनेक डॉट्स मिलकर अक्षर बनाते हैं। पिनों की संख्या अधिक होती है, प्रिंटिंग उतनी ही आकर्षक होगी। ये प्रिंटर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं अर्थात दोनों ओर प्रिंट कर सकते हैं। मैंने बताया था ये न्यूज़पेपरों का। डेजी व्हील प्रिंटर, ये एक प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर का आविष्कार 1669 में डेविड एस ली द्वारा किया गया था। इस प्रिंटर का प्रिंट हेड प्लास्टिक से निर्मित एक गोल चक्र से रूप में होता है। इसकी आकृति डेजी, गुलबहार, डेजी का मतलब एक फूल है और इस फूल की तरह इसकी आकृति होने के लिए इसको डेजी प्रिंटर बोला जाता है। ये मैंने भी पहली बार ही सुना है, डेजी क्यों बोला जाता है। गुलबहार फूल की पुष्प जैसी होती है, इसी कारण से डेजी व्हील नाम दिया गया, डेजी व्हील नाम दिया गया। चेन प्रिंटर, ये चेन प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर होता है। देखो अब मैं आपको प्रिंटर के प्रकार तो हमने देख लिए, एक बार दिखा देता हूँ प्रिंटर प्रकार। ये नॉर्मल प्रिंटर हो गया अपना डिजिटल, ये हो गया हमारा डेजी प्रिंटर। ये क्या है, डेजी प्रिंटर, ये हो गया डेजी प्रिंटर। उसके बाद में आ गया ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें डॉट, जो अपन होटल वगैरह या किसी ऑफिस वगैरह या फिर कंडक्टर द्वारा बिल बनाया जाता है, रसीद काटी जाती है, उसमें इस्तेमाल होता है। ये हो गया चेन प्रिंटर। इसमें चेन जो हमारा अभी भी इस्तेमाल होता है, मैंने बताया था चेन प्रिंटर भी इस्तेमाल होता है। ये ड्रम प्रिंटर, ये कार्टिज होती है, कार्टिज या ड्रम बोलते हैं इसको। ये जिसमें स्लाइड होती है उसको ड्रम प्रिंटर बोलते हैं। और ये मदरबोर्ड मैंने आपको पहले दिखा दिया था। अब आ गया हमारा चेन प्रिंटर के आगे ड्रम प्रिंटर। ये प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर है। प्रिंटर बेलना करता, मैंने बता दिया, ड्रम होता है वो दिखा दिया। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर को रासायनिक तापित इलेक्ट्रोड के माध्यम से प्रिंट करते हैं। इन प्रिंटर्स में प्रिंट हेड और कागज के मध्य संपर्क नहीं होता, लेजर बोल देते हैं इसको।
थर्मल प्रिंटर, इस प्रिंटर में रासायनिक विशेष कागज का उपयोग किया जाता है जिस पर ताप के प्रभाव पर आवश्यक प्रिंटिंग की जा सकती है। इस प्रिंटर का उपयोग एटीएम मशीन में किया जाता है। मैंने बताया डॉट प्रिंटर भी इसी पे काम, थर्मल प्रिंटिंग पे काम करता है। इंकजेट प्रिंटर, इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक बारीक छिद्रों को नोजल लगे होते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार की शाही बूंदों की बौछार के रूप में कागज पर फेंकी जाती है, जिससे कागज पर कैरेक्टर व आकृतियां छप जाती हैं। स्याही की बूंदों की बौछार कागज पर सही स्थान गिरने के लिए नोजल को विद्युत इलेक्ट्रोड से निर्देशित किया जाता है। इस प्रिंटर की वैलिडिटी 300 से 600 डीपीआई डॉट्स नहीं डॉट्स पर इंच होती है। लेजर प्रिंटर, ये प्रिंटर लेजर किरणों पर आधारित है। किसी कैरेक्टर को छापने के लिए उस लेजर किरणें डाली जाती है। इस कैरेक्टर को छापने के लिए टोनर, सूखी स्याही, टोनर बोलते हैं सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी, इसको उपयोग किया जाता है। प्रिंटिंग की प्रिंटिंग गुणवत्ता डीपीआई में मापी जाती है, तो सभी को पता है, अभी पता ही थी। अगर प्लॉटर, ये प्रिंटिंग के नक्शे चार्ट और ये जब बड़ी चीजें प्लॉटर, जैसे अपन कोई भी बैनर बनवाते हैं, कोई इलेक्शन से संबंधित चीज, ये प्लॉटर में प्रिंट की जाती है। मल्टीमीडिया स्क्रीन प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर देखे होंगे जी, किसी भी चीज को सिनेमा हॉल में इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंटेशन बड़े पर्दों पर के। स्पीकर, ये आउटपुट के डिवाइसेस बता रहा हूँ मैं, प्लॉटर वगैरह का। ये स्पीकर, कोई भी आवाज को सुनने के लिए स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मॉडेम और इनपुट आउटपुट दोनों कार्य करता है। मॉडेम टेलीफोन द्वारा प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल सिग्नल परिवर्तित करता है, कंप्यूटर के लिए इनपुट के इस्तेमाल करता है। अब देखो और भी बहुत सी इस्तेमाल चीज है। इनपुट आउट दोनों काम करते हैं। फैक्स मशीन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, हैंडसेट, एटीएम मशीन, ये इनपुट आउट दोनों काम करते हैं। अब अगला टॉपिक होने वाला है सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण। ये अगला टॉपिक होने वाला है, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और हमारी वीडियो के दोनों भाग 1 नहीं देखा था तो 1 देख ले, दोनों भाग पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जो रीट की तैयारी करने वाले या आईसीटी से संबंधित क्लास लेने वाले बच्चों के साथ इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। अगर हमारा आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहां पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। मैंने पासवर्ड आपको बताया था और मैं भी हो सकता है विदाउट पासवर्ड भी डाल दूं, 8765432210 पासवर्ड होने वाला है। और उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।